Hello everyone, my name is Mehek Sabharwal. Welcome to my YouTube channel. How are you all? So students, this is my second video and this is again on chapter 6, how force affect motion. In the last video, we have done the back exercise questions and we just did only half questions. That is, we did 8 questions only in the last video. Now, in today's video, I will be covering the whole back exercise of the chapter 6, how force affects motion. So, let's begin, everyone. So, let's begin with the very first question, question number 9th. So, what they have written in this question, a hand cart loaded with vegetables collides with an identical but empty cart. During the collision, the loaded cart exert a force of larger magnitude on the empty cart. देखो बेटा, because this cart is full with vegetables and the identical cart, but this is empty, right? Now, if you see, we read Newton का third law. Now, whether one cart is empty and another is full, what will happen in this case? We'll apply न्यूटन का थर्ड लॉ. नाउ थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा? थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब इन दोनों में कोलिजन हुई, ऑब्वियसली इन दोनों में क्या हुआ? कोलिजन हुई, दोनों एक दूसरे से टकराए. अब जब टकराए तो क्या हुआ? ये जो लोडेड कार्ट होगा, ऑब्वियसली इसने फोर्स अप्लाई की एम्प्टी कार्ट के ऊपर. तो क्या ये एम्प्टी कार्ट चुप रहेगा? ये भी तो इसके ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा, राइट? तो होगा क्या? दे हैव गिवन 4 ऑप्शंस हियर. पहले में उसने बोला कि जो लोडेड कार्ट है उसने क्या किया? ग्रेटर फोर्स लगाया एम्प्टी के ऊपर. न्यूटन का थर्ड लॉ ये तो नहीं बताता, वो तो इक्वल फोर्स बताता है, वो तो इक्वल मैग्नीट्यूड बताता है फोर्स का एंड ऑपोजिट डायरेक्शन बताता है. तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है. द एम्प्टी कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स लार्जर. अब ये कह रहे हैं कि एम्प्टी कार्ट ने इसके ऊपर में भी ज्यादा फोर्स लगाई होगी. क्या ये ट्रू है? अगेन ये ट्रू नहीं है. नीदर कार्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अदर. वो कह रहा है कि दोनों ही कोई फोर्स नहीं एक दूसरे के अप्लाई कर रहे. बिल्कुल भी ये भी ट्रू नहीं है. तो ट्रू क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ट्रू ये है कि जो लोडेड कार्ट होगा, जो लोडेड कार्ट होगा, वो जितनी फोर्स एम्प्टी कार्ट के ऊपर लगाएगा उतनी ही इक्वल फोर्स एम्प्टी कार्ट भी लोडेड कार्ट के ऊपर लगाएगा. तो फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो लोडेड कार्ट की जो फोर्स होगी वो एम्प्टी कार्ट के फोर्स के बिल्कुल इक्वल होगी. सो आई होप दिस thing is very much clear to you. The loaded cart and the empty cart both exert an equal magnitude of force on each other but in the opposite direction. So this is the answer of question number 9th. Let's begin with the 10th question. अब 10th question क्या बोल रहा है बेटा? अब आपको उन्होंने क्या दिया बेटा? उन्होंने the acceleration mass graph for the acceleration produced by a force of object of different masses is plotted in this graph. Plot the force mass graph. Okay. तो एक्सेलरेशन मास ग्राफ आपको गिवन है. इन्होंने 3 इंटरवल्स भी शो कर रहे हैं. इफ यू सी दिस ब्लैक एंड पार्ट ना, देखो इन्होंने 3 इंटरवल्स भी शो कर रखे हैं, 1 2 एंड 3, राइट? उसने ये बोला कि विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस ग्राफ आप हमें फोर्स मास का एक ग्राफ प्लॉट करके दो. सिंपल है, अगेन टफ नहीं है. सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये तीनों इंटरवल्स के केस में फोर्स क्या आ रही है, राइट? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. अब एक्सेलरेशन मास ग्राफ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? पहली चीज, इसमें मास देखो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन कॉन्टिन्यूसली घट रही है. मास यहाँ पे क्या कर रहा है? इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. मास का वैल्यू इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, लेकिन एक्सेलरेशन पहले 10 था, फिर धीरे धीरे करता करता वो 2.2 के ऊपर, लेट्स सपोज 2.4 के ऊपर, इतनी वैल्यू के ऊपर आ गया है. तो एक्सेलरेशन इसमें क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, राइट? ओके.
मास इज इंक्रीजिंग एंड एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ का रिलेशन क्या होता है बेटा? इसका रिलेशन होता है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से अगर देखें तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 है एंड मास यहाँ पे कितना है? 1 है। मास 1 है और एक्सेलरेशन 10 है, तो फोर्स कितनी आ गई? 10 न्यूटन, राइट? ये पहले इंटरवल का पार्ट है। सेकेंड वाला जो इन्होंने प्लॉट कर रखा है, इसका पार्ट फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन 5 है और मास 2 है। मास 2 है, एक्सेलरेशन 5 है। इस केस में क्या होता है देखते हैं। 5 इंटू 10 करके हमारे पास, 5 इंटू 2 करके हमारे पास फिर 10 न्यूटन आ गया फोर्स। थर्ड पॉइंट ये रहा हमारे पास, तो इसकी वैल्यू है एक्सेलरेशन की 2.5 और 4 किसकी है? मास की। तो मास इंटू एक्सेलरेशन जब हम करेंगे तो विल गेट द वैल्यू 4 न्यूटन अगेन। तीनों इंटरवल्स के केस में फोर्स क्या है बेटा? फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स हमारे पास क्या रह रही है? फोर्स इज कांस्टेंट। और फोर्स की वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन है। अगर फोर्स मास का ग्राफ बनाते हैं, अगर फोर्स मास का ग्राफ बनाते हैं, चलो पहले ग्राफ बनाते हैं। फोर्स मास का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए, हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, ठीक है। इधर हमने कर लिया फोर्स और यहाँ आ गया हमारे पास मास, राइट। चलिए, अब इस केस में देखेंगे, दिस इज ओरिजिन, let's suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5 और फोर्स का वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे आ रहा है 10 न्यूटन का, ये जगह पे 10 न्यूटन का। बिकॉज फोर्स इज कांस्टेंट, चाहे मास आपके पास बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली द ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। The graph will be a horizontal straight line. So force is constant of all the masses. In this case जो आपके पास ग्राफ आएगा that will be a horizontal straight line graph parallel to mass axis. I hope this question is very much clear to you. चलिए आगे बढ़ेंगे. We are moving to the next question. And the next question is again the graph वाला part 6.41. ये वाली डायग्राम यूज करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's do its solution. Okay. उसने क्या बोला? The velocity time graph एक शो किया हुआ है of an object of mass 10 kg moving along a straight line is shown in this figure. Okay. बेटा ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो ये एक वीटी ग्राफ है. वीटी ग्राफ में किसकी स्लोप बनती है हमारे पास? वीटी ग्राफ में जो स्लोप बनती है वो एक्सेलरेशन की बनती है. और इस केस में आपके पास देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है और फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है? 30 और टाइम 8 आ रहा है, राइट. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं. टाइम कितना आ रहा है? 8 सेकेंड्स. हमें निकालना है क्या? सबसे पहले हमें फोर्स निकालना है. फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? वी नीड एन एक्सेलरेशन फॉर इट. वो तो गिवन नहीं है. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. वो गिवन नहीं है तो उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? v माइनस यू अपॉन टी. v कितना है बेटा? v है हमारे पास 30 और u कितना है? 10 है और टाइम कितना है? 8 है. विल गेट द आंसर 20 अपॉन 8. इसको कैंसिल आउट करके वी विल बी गोइंग टू गेट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आर द यूनिट्स फॉर द एक्सेलरेशन. चलिए, निकालना क्या है? फोर्स निकालना है. फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास कितना है बेटा? 10. एक्सेलरेशन कितना है? 2.5. ये आ गया कैंसिल आउट करके 25 न्यूटन विल बी आर फोर्स. दिस इज आर आंसर. So the net force which is acting on an object is 25 Newton. I hope ये वाला न्यूमेरिकल भी आप लोगों को क्लियर हो गया है. Moving to the next one. Moving to the next statement. चलिए बेटा,
बुलेट है, बुलेट वो बुलेट चलाने वाला नहीं है, ये दूसरी बुलेट है, ठीक है। तो ये एक पिस्टल वाली बुलेट है। अब इस बुलेट का जो मास है वो है 50 ग्राम। अब ये बुलेट है, लेट्स सपोज इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, राइट। इट एंटर्स अ हेवी स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड स्टॉप आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये बुलेट भागती भागती गई, किसी एक वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गई, और जब वो अंदर गई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 सेंटीमीटर, और कहीं यहाँ पे जाके लेट्स सपोज रुक गई, ठीक है। चलिए, हमें देखना है कि कितनी स्टॉपिंग फोर्स से बुलेट रुकी होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, पहली चीज तो हमने जितने भी सारे हमारी वैल्यूज हैं उनको हमने ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब मास है 50 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये केजी में चेंज करके वी विल गेट आवर आंसर, दैट इज 0.05 केजी मास निकल आया। स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड कितनी मूव कर रही थी बुलेट, कितनी वेलोसिटी से मूव किया, 100 मीटर पर सेकेंड, और जाके एक वुडन ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट कर गया। वहां जाके ये जब रुका होगा ऑब्वियसली फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, एंड उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो वो कैसे करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, दैट मीन्स हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मीटर। अब हमारा डिस्टेंस निकल आया, u निकल आया, v निकल आया, m निकल आया। बेटा जी अब हमें फोर्स निकालनी है, अगेन एक्सेलरेशन नहीं है। और ऐसा कौन सा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का जिसमें s भी आता है, u भी आता है, v भी आता है। इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो बेटा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v square minus u square is equals to 2as. Apply this formula. V square means 0 square minus u square means 100 का square is equals to 2a, s कितना है 50, है ना। फाइंड आउट करेंगे, s 50 नहीं है, s है 0.5, क्योंकि हम ऐसा ही यूनिट्स ले रहे हैं ना, तो we will go with that. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज 0.5। चलिए जल्दी से आंसर कंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये रहेगा -100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, करेंगे तो हमारे पास आ गया, गेट द वैल्यू, विल जस्ट गेट, बिकॉज ये आ जाएगा 5/10, राइट। तो 2 into 5 करके 10/10 करेंगे, 10/10 गॉट कैंसल्ड, हमारे पास सिर्फ ये a रह गया, एंड वी विल बी गोइंग टू गेट द आंसर। हमारे पास आंसर कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड तो हमें फोर्स करना था। फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 0.05, एक्सेलरेशन आ गया 10,000, है ना। तो वी विल बी गेटिंग आवर आंसर, जो आंसर आएगा हमारे पास दैट विल बी 500 न्यूटन। 500 न्यूटन आएगा या -500 न्यूटन आएगा, देखो बेटा। बॉडी जब यहाँ पे स्टॉप करी, देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही थी, यहाँ पे आके स्टॉप हो गई, वुडन ब्लॉक में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगी होगी तभी तो वो स्टॉप हुई। तो यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आएगा, नेगेटिव अपोजिंग फोर्स, स्टॉपिंग फोर्स आएगी नेगेटिव में। So this is our answer. Moving to the next one. Next. Okay. An ace footballer converted a penalty shot by kicking the football with a speed of 108 km per hour. The estimated force they imparted was 800 Newton.
The mass of the football was 0.4 kg. Calculate the time of contact between their foot and ball. ठीक है, एक फुटबॉल है, सॉरी, एन एज फुटबॉलर है, वो क्या कर रहे हैं, he converted a penalty shot, उसने एक पेनल्टी शॉट मारा बाय क्विकिंग दैट फुटबॉल। ठीक है, हुआ क्या, हमें गिवन क्या है, उसने कितनी स्पीड से उसको किक किया, 108 किलोमीटर पर आवर। पहले तो बेटा इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो, मतलब 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट योर आंसर, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब एस्टिमेटेड फोर्स दे इम्पार्टेड वाज 800 न्यूटन एंड मास कितना 0.4 kg, है ना। देखो बेटा, इनिशियली तो फुटबॉल किस पे था, रेस्ट पे, वो मूव नहीं कर पा रहा था, उसको किक किया होगा तभी तो वो मूव किया होगा। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है 30 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल कितनी थी 0। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अगेन फोर्स फाइंड आउट, सॉरी, अगर हमें फाइंड आउट करना है टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप बोलोगे मैम हमारे पास तो यहाँ पे टाइम नहीं है, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करें बेटा, हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ किया, सेकेंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल लो, तो फोर्स अपॉन मास भी तो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। फोर्स आ गया 800 और मास आ गया 0.4, राइट। जब अप्लाई किया 800 इंटू 10, ठीक है, इसको फाइंड आउट करोगे तो वी विल गेट आवर आंसर, से आ गया आंसर हमारा 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन बेटा अब आपके पास आ गई, हमें निकालना है टाइम। तो एक फॉर्मूला याद करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो फॉर्मूला क्या कहता था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, राइट। यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या मैं t निकाल सकती हूँ, अगर t को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। v कितना है बेटा 30, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितनी आई है हमारे पास 2000, तो व्हेन यू कैंसल आउट 30 and divided by 2000, this got cancelled, and जो आंसर आपके पास आएगा that will be 0.015 seconds. This would be our answer for the time. चलिए moving to the next question. अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, there is an object of mass 2 kg, there is an object of mass 2 kg and it is moving with, mass is 2 kg and it is moving with some constant velocity that is 10 meter per second velocity पे ये चल रहा है, encounters a rough patch where the force of friction on the object is 7 Newton. Rough patch के ऊपर this mass encounters any rough patch, right? तो वो कितनी फोर्स से, अब पता नहीं रुका है कि नहीं रुका, ठीक है, उसके ऊपर फ्रिक्शन तो लगी, लेकिन कितनी फ्रिक्शन फोर्स लगी है उसके ऊपर 7 न्यूटन की। एट द सेम टाइम एन एडिशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ 3 न्यूटन opposing the motion is, let's suppose mass is 2 kg here, it is moving with some constant velocity in this direction, लेकिन रफ पैच आगे आने की वजह से ऑब्वियसली ये रुका होगा, कितनी फोर्स से 7 न्यूटन फोर्स से, अपोजिंग फोर्स इसके ऊपर लग रही है, एडिशनल कांस्टेंट फोर्स इसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई, कितनी लगाई गई 3 न्यूटन फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगे, तो नेट फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, टोटल 10 न्यूटन की फोर्स इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ओके, आफ्टर एंटरिंग द रफ पैच हाउ मच डिस्टेंस डज द ऑब्जेक्ट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा इस रफ पैच में जाते ही,
उसको रेस्ट में आने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब डिस्टेंस लगा होगा, सॉरी यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस हियर। ओके, सिंपल है, फोर्स हमारे पास है, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एम, मतलब 10/2 किया तो आर आंसर विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये 5 मीटर पर सेकेंड आएगा या -5 आएगा, -5 आएगा, क्यों क्यों? बेटा इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लग रही है, इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लग रही है, तो ये नेगेटिव में आएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस, तो अप्लाई द फॉर्मूला डिस्टेंस वाला, that is through third equation of motion we know that v square minus u square is equals to 2as। ऑब्वियसली तो बॉडी ने रफ पैच की वजह से आके कहीं ना कहीं रुकना ही था, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आई होगी, 0। 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u का मतलब है 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, a इज -5 एंड s। अब डिस्प्लेसमेंट हमारी आराम से निकल आएगी। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा क्या आएगा, ये माइनस ऑफ राइट, तो माइनस एंड माइनस गॉट कैंसल्ड, आवर आंसर विल बी 10 मीटर्स। ये हमारा आंसर आ गया। इतना डिस्टेंस इस बॉडी ने कवर किया होगा, इस मास ने कवर किया होगा इस रफ पैच में एनकाउंटर करते टाइम। चलिए मूविंग टू द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या है बेटा, अ ट्रैक्टर पुल्स अ हैरो of mass m1 with a net force F resulting in an acceleration of a1। ओके, अब इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, एक ट्रैक्टर है, उसने एक हैरो को पुल किया। अब उस हैरो का मास कितना था, उस हैरो का मास था m1 और उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही थी F और एक्सेलरेशन थी a1, मतलब उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो क्या थी, m1 एंड a1, राइट। यहां से अगर हम m1 निकाल लेते हैं वो आएगा F अपॉन a1, लिख सकते हैं ऐसे, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अ सेम ट्रैक्टर पुल्स अ ट्रॉली, उसने एक ट्रॉली भी मूव करी, पुल करी सॉरी, ऑफ मास m2 विद अ फोर्स F प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन a2, मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लगी होगी उस टाइम इसके ऊपर जो फोर्स लगी होगी वो कितनी लगी होगी, सिमिलरली उसके ऊपर जो फोर्स लगी होगी वो F इज इक्वल्स टू कितनी होगी, m2 a2, मतलब यहाँ से अगर हम F निकाल a2 m1 m2 निकाले तो वो आ जाएगा इतना, सिमिलरली m2 आपके पास इतना आ गया। अब मैंने दोनों फोर्सेस को क्या, दोनों के क्या किया, मासेस को कंबाइन कर दिया, दोनों के मासेस को कंबाइन कर दिया, मतलब ये आ गया m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू f बाई a1 प्लस f बाई a2। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इससे कि मुझे क्या निकालने के लिए बोला, रिजल्टिंग एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला। A bar magnet and the magnetic compass now pulls the trolley with a harrow placed on it। अब ऐसे ही एक बार मैग्नेट है और मैग्नेटिक कंपास है, वो ट्रॉली और हैरो को पुल कर रहा है ऑन इट। आपको रिजल्टिंग एक्सेलरेशन निकालना है। देखो बेटा हमारे पास रिजल्टिंग एक्सेलरेशन आएगा कैसे, सबसे पहले हमने इसका एक कंबाइंड फॉर्म निकाल लिया मास का, वो कितना आया, इतना। रिजल्टिंग, देखो फोर्स का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं रिजल्टिंग एक्सेलरेशन की बात करूं, इफ रिजल्टिंग एक्सेलरेशन इज ए, देन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा दो मासेस के लिए है, तो m1 m2 प्लस m2 इंटू ए, ये आ गया न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन का सेकंड लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m, लेकिन मैं रिजल्टिंग मास के लिए निकाल रही हूँ तो ये फॉर्मूला हो गया, है ना। So let's suppose this is equation 1 and this is equation 2. Now put 2 in, put 1 in 2. Put 1 in 2. तो F as it is, m1 plus m2 की जगह
F by A1 प्लस F by A2 लिख सकती हूँ, F by A1 प्लस F by A2, और ये A एज इट इज आ जाएगा। इसमें से फोर्स कॉमन निकल जाएगी, इसमें से फोर्स कॉमन निकल जाएगी, वी कैन राइट इट लाइक दिस इनटू A। अब इस केस में क्या होगा बेटा, this A F and this F got cancelled and we are just left with, अब देखो अगर मैं ये सारी चीज इस तरफ ले जाऊं तो कैन आई राइट इट, 0 इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम पूरा लिखें तो वी कैन राइट इट लाइक दैट इज A2 प्लस A1 इंटू A। तो आपके पास जो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन आएगा बेटा दैट विल बी दिस वन, ठीक है। तो आपके पास रिजल्टिंग एक्सेलरेशन जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A1 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। दिस इज आवर रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। बार A की वैल्यू 0 और दूसरी बार A की वैल्यू आ गई इतनी। दिस इज आवर रिजल्टिंग एक्सेलरेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 16th क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो बेटा, when the pole of the bar magnet is brought close to the magnetic compass, I hope आपने बार मैग्नेट देखा होगा। बार मैग्नेट कुछ इस तरह से दिखता है जिसके नॉर्थ एंड साउथ पोल्स दो होते हैं। अब when the pole of the bar magnet is brought close to the magnetic compass, एक मैग्नेटिक कंपास है, उसके पास हमने ये ले गए, किसको, मैग्नेटिक कंपास के पास हम एक बार मैग्नेट ले गए। The bar magnet and the magnetic compass exert a magnetic force on each other. दोनों के ऊपर एक magnetic force अप्लाई हुई। As per न्यूटन का थर्ड लॉ, both the forces are equal in magnitude and opposite in direction. बिल्कुल ठीक है। However, the compass needle moves whereas the bar magnet doesn't move. वो कह रहा है ये तो मूव करता है, ये मूव क्यों नहीं करता। देखो बेटा होता क्या है, ये जो कंपास होती है ना, ये जो कंपास होती है उसका साइज बहुत छोटा होता है। उसका साइज क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होता है मतलब उसका मास क्या होता है, स्मॉल होता है। मास स्मॉल होने की वजह से देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब उसने क्या बोला है कि फोर्स का मास, ये जो कंपास का जो मास है वो स्मॉल है, तो ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, है ना। लेकिन जो बार मैग्नेट है, अब हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, बार मैग्नेट का जो मास है वो क्या है, ज्यादा है, ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। देखो बेटा, कंपास नीडल मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका मास छोटा है। एंड मैग्नेट, बार मैग्नेट मूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसका मास बड़ा है। तो होता क्या है, चाहे न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है, न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन स्टिल यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो मास कम होने की वजह से क्या होगा, कंपास नीडल मूव करेगी, और मास ज्यादा होने की वजह से बार मैग्नेट मूव नहीं करेगा। सो आई होप दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच क्लियर टू यू, and students don't forget to give me a like and please subscribe the channel. Thank you so much. Have a nice day everyone.